नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको भारतीय विधिज्ञ परिषद का गठन फॉर्मेशन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया पढ़ाऊंगी। जो एडवोकेट्स एक्ट 1961 है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 है, उसमें दो प्रकार की विधिज्ञ परिषद का गठन किया गया है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड द स्टेट बार काउंसिल। इसकी धारा 4 में बताया गया है कि भारतीय विधिज्ञ परिषद की जो गठन होगा या संस्थापना होगी वो कैसे होगी और उसमें कौन कौन मेंबर्स होंगे। एक बात याद रखिएगा, ये प्रैक्टिकल पेपर है आपका, इसमें वाइवा होगा। तो वाइवा में यूजुअली आपसे पूछा जाता है कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 का नाम पूछ लिया जाता है आपसे कि कौन सा एक्ट है जिससे आप गवर्न होते हैं। बिकॉज यू आर बिकमिंग एन एडवोकेट, आप एडवोकेट बनने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके ऊपर कौन सा एक्ट अप्लाई होता है। तो आप इस एक्ट का नाम और इसका ईयर खूब अच्छे से याद कर लीजिएगा। अधिवक्ता अधिनियम 1961, द एडवोकेट्स एक्ट 1961। तो जब भी आपसे पूछा जाए तो आपके मुंह से एकदम निकलना चाहिए कि हाँ 1961 का एक्ट है, एडवोकेट्स एक्ट है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 है। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो हम पढ़ते हैं कि इसमें गठन कैसे होता है, ये धारा 4 में बताया गया है। और जो दोनों विधिज्ञ परिषद है ये भी अच्छे से याद कर लेगा कि कौन कौन सी हैं, राज्य विधिज्ञ परिषद और भारतीय विधिज्ञ परिषद। एक चीज़ मैं भी बता दे रही हूँ, हालांकि आगे के लेक्चर्स में आएगा। जो आपका जो रोल में आपका नाम जाता है ना, आप एज एडवोकेट जो अपना नॉमिनेशन कराते हैं वो आप राज्य विधिज्ञ परिषद में कराते हैं, भारतीय विधिज्ञ परिषद में नहीं कराते हैं। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये वाइवा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो अधिवक्ता अधिनियम की धारा 4(1) में बताया गया है कि उन राज्य क्षेत्रों में जहाँ पर कि यह अधिनियम लागू होता है, टेरिटरीज वेयर दिस एक्ट एक्सटेंड्स, वहाँ पर क्या होगा, भारतीय विधिज्ञ परिषद यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से एक विधिज्ञ परिषद होगी, बार काउंसिल होगी, जो कि निम्नलिखित सदस्यों से बनी होगी। इसके कौन कौन सदस्य होंगे? द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो, भारत का महान्यायवादी पदेन, मतलब एक्स ऑफिशियो यानी पदेन। पदेन का मतलब क्या होता है कि मैं किसी एक पद को धारण करूँगी जिसके लिए मुझे चुना जाएगा, दूसरा पद मेरे को अपने आप ही मिल जाएगा। मतलब अगर बार काउंसिल का जो मेंबर है वो व्यक्ति अपने आप ही हो जाएगा जो भी अटॉर्नी जनरल बनेगा। मतलब मैं हूँ, कोई भी है, कोई भी जना जो भी अटॉर्नी जनरल बनेगा वो खुद ब खुद भारत का मतलब बार काउंसिल का मेंबर बन जाएगा। इसी तरह से द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो, भारत का महासॉलिसिटर पदेन। तो ये दोनों जो हैं पदेन हैं, एक्स ऑफिशियो हैं। पदेन एक्स ऑफिशियो क्या होता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि जो व्यक्ति किसी एक पद को धारण करने की वजह से स्वतः किसी और पद पे मान लिया जाता है, या किसी एक पद के लिए कोई ऐसी चीज़ मान ली जाती है कि उस पर जो भी बैठेगा दूसरे पद पे, वहाँ का व्यक्ति अपने आप जो भी बैठे। तो यहाँ पे हम इलेक्शन नहीं कर रहे हैं किसी व्यक्ति का, वहाँ जो व्यक्ति बैठा जिसको चुन के लाया गया वही व्यक्ति यहाँ का भी मेंबर हो गया। तो 2 मेंबर्स तो अपने आप ही पदेन हो गए जो वहाँ से अपने आप ही आ जाएंगे। इसके बाद आएगा 1 मेंबर इलेक्टेड बाय ईच स्टेट बार काउंसिल फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर्स। अपने सदस्यों में से, राज्य विधिज्ञ परिषद में जो सदस्य होंगे उसमें से एक एक सदस्य हर राज्य विधिज्ञ परिषद अपना जो है भेजेगी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए। सेक्शन 4(1)(a) क्या कहता है कि नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर बीइंग इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया अनलेस ही possesses the qualification specified in the proviso to subsection 2 of subsection 3 of section 3। 3(2) में जो क्वालिफिकेशन बताई गई हैं वो आपके पास अगर नहीं है तो आप निर्वाचित नहीं हो सकते भारतीय विधिज्ञ परिषद के सदस्य के रूप में। और वो क्या कह रही है, वो कह रही है कि ऐसे सदस्यों में से यथासंभव आधे से के निकट सदस्य ऐसे होंगे जो कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे होंगे। इन जनरल क्या होता है कि आपका 10 वर्ष का 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा जाता है अगर आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इलेक्शन के लिए खड़े होना चाहते हैं। तो वो 4(2) क्या कह रही है, 4(2) कह रही है कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके जो मेंबर्स होंगे वो उन मेंबर्स में से उसका एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन का चुनाव करेंगे, और जिस भी रीति से इसको बताया जाएगा, विहित किया जाएगा, मतलब रूल्स बनाए जाएंगे इसके अंतर्गत, और उस रूल्स के अंतर्गत जो है उनका
चुनाव किया जाएगा, लेकिन एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन बनाया जाएगा। सेक्शन 10B क्या कहती है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ बार मेंबर्स ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू इट, एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ अ बार काउंसिल शैल बी डीम्ड टू हैव वैकेटेड हिज ऑफिस। कब माना जाएगा कि उसने अपना ऑफिस वैकेट कर दिया है, कब उसने अपना पद रिक्त कर दिया है? ये कब कब माना जाएगा? जबकि उसके बारे में उस विधिज्ञ परिषद, जिस भी विधिज्ञ परिषद का वह सदस्य है, चाहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया चाहे स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया। एक्चुअली कुछ प्रोविजंस हैं जो दोनों बार काउंसिल्स के लिए एक से बनाए गए हैं, तो ये दोनों पर अप्लाई होते हैं। तो जिसका भी वो सदस्य होगा, चाहे भारतीय विधिज्ञ परिषद या बार काउंसिल ऑफ इंडिया, किसी का भी, अगर ये घोषित कर दिया जाता है कि उसके 3 अधिवेशन, 3 मीटिंग्स में, कंजिक्यूटिव मीटिंग्स में, मतलब लगातार, कभी एक मीटिंग में नहीं गए, फिर दूसरी मीटिंग में चले गए, फिर तीसरी में नहीं गए, वो नहीं, लगातार 3 मीटिंग में अगर आप नहीं जाते हैं बिना किसी समुचित कारण के, विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज, सफिशिएंट एक्सक्यूज़ कि आप नहीं जा रहे हैं, तो वो मान लिया जाएगा कि वो मेंबर नहीं रह गया उसका। तो आप जब स्टेट बार काउंसिल के नहीं रहेंगे तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के भी नहीं रहेंगे, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नहीं होंगे, मीटिंग्स में नहीं जाएंगे, तो भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपको वहाँ से रिक्त कर सकती है। इफ़ हिज नेम इज़ फॉर एनी कॉज रिमूव फ्रॉम द रोल ऑफ एडवोकेट्स। अब तुम एडवोकेट हो, आप एडवोकेट हैं, इसीलिए आप बार काउंसिल या स्टेट बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर हैं। अब आपका एडवोकेट्स के रोल में से ही किसी वजह से नाम हटा दिया गया, तो आप वहाँ पे मेंबर भी नहीं रहेंगे। थर्ड पॉइंट इज़, जब वह भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा बनाए गए किसी नियम के अधीन निर्धारित कर दिया गया है, जबकि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है किसी रूल के अंतर्गत, तब भी आप जो है मेंबर नहीं रह सकते। इसके बाद सेक्शन 14 बताता है कि जो बार काउंसिल का इलेक्शन होगा उसको आप सर्टेन ग्राउंड्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते। कौन कौन से ग्राउंड है? मतलब ऐसा नहीं है कि आप जाइए और हर वक्त प्रश्नगत करे रहिए किसी निर्वाचन को। हमें निर्वाचन जो हो रहा है उसको फाइनल करना है, तो इसलिए उस पर लगाया गया कि इसको हम हर वक्त प्रश्नगत नहीं कर सकते। तो उसका एक रीज़न ये दिया गया है कि कोई भी इलेक्शन जो हुआ है उसको इस ग्राउंड पे केवल जो है आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आपको ड्यू नोटिस नहीं दी गई है और इस वजह से आप वोट नहीं डाल पाए। कोई एक मेंबर जाके कहे कि मुझे नोटिस नहीं मिली इसलिए मैंने वोट नहीं डाला, तो इस इलेक्शन को ख़त्म किया जाए, ऐसा आप नहीं कह सकते। अगर इसका जो नोटिस है वो गज़ट में, ऑफिशियल जो गज़ट है, उस गज़ट में 30 दिन पहले, कम से कम 30 दिन पहले अगर पब्लिश कर दिया गया है इलेक्शन से 30 दिन पहले, तो वो वैलिड माना जाएगा। भले ही आपको नोटिस, कोई पर्सनल किसी को नोटिस थोड़ी दी जाती है, ऑफिशियल गज़ट में निकाल दिया गया, दैट इज़ नोटिस, कि आपको अपने आप देखना चाहिए उस गज़ट में क्या निकला है। तो इसलिए अगर राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है उसको 30 दिन पहले कम से कम, तो वो मान लिया जाएगा कि इलेक्शन वैलिड है और उसको किसी भी आधार पे, आप इस आधार पे प्रश्नगत नहीं कर सकते कि मुझको नोटिस नहीं दी गई थी, तो आपको पर्सनल नोटिस नहीं दी जाएगी इसके लिए। थैंक यू। इसको अच्छे से पढ़िए, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपका कोई और सवाल हो, कोई टॉपिक हो जिस पे आपको स्पेसिफिक लगता है कि नहीं मैम इस चीज़ पे भी आप अपना वीडियो डाल दीजिए, तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उस चीज़ पे भी आपको वीडियो दे दूँगी। और प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसको आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है, तो आप उसके साथ शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। धन्यवाद।